नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से तोमर भाइयों की बड़ी चर्चा हो रही है। इनमें एक रोहित तोमर और एक वीरेंद्र तोमर। कहा जाता है, जानकारी जिस तरह की है कि एक अंडे का ठेला लगाने से अपने कारोबार की शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे अपने काले कारोबार का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि उसमें कई लोग पीड़ित हो गए। पिछले 5 महीने से अलग अलग मामले में जब एफआईआर हुई तो ये फरार चल रहे थे और अभी कुछ दिन पहले इसमें से एक वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया और रायपुर लेकर आया गया। और इसके बाद तमाम घटनाक्रम भी आप लोगों ने देखे सुने होंगे, जिसमें करणी सेना के अध्यक्ष उनके समर्थन में निकल के आए। उसके बाद कई सारी बयानबाजी। लेकिन जब ये गिरफ्तारी हुई, उसे यहाँ लाया गया, सड़कों पर घुमाया गया। कई ऐसे पीड़ित थे जो डर के मारे सामने नहीं आ रहे थे। वो सामने आए, अपनी व्यथा उन्होंने बताई कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। कई गुना ज़्यादा उनसे रकम ली गई। तो सूदखोरी का मामला हो, वसूली के मामले हो, मारपीट हो, प्रताड़ना करना, पीड़ित करना, या तमाम अलग, यहाँ तक कि हत्या तक के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। और ऐसे ही कुछ पीड़ित इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं जो अलग अलग समय में इनसे पीड़ित रहे हैं। और अब जब एक गिरफ्तारी हुई है, एक पर 5,000 रुपये का इनाम अब रखा गया है, वो अभी भी फरार है, तो इनको उम्मीद जगी है कि न्याय इन्हें मिल पाएगा। मेरे साथ में इस वक्त तमाम 5 लोग मौजूद हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में प्रताड़ित होते रहे हैं इन तोमर बंधुओं से। दरअसल इन्हें बंधु जैसे कहा जा रहा है, तो मैं इस बंधु कहने के पक्ष में भी नहीं हूँ कि बंधु पॉजिटिव वर्ड है। तो ये जो तोमर भाई हैं जिन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, ऐसे ही कई सारे पीड़ित लोग इनमें शामिल थे। मेरे साथ में इस वक्त जयदीप बैनर्जी जी हैं, मेरे बगल में ठीक बैठे हुए हैं, और साथ ही मेरे साथ में गजानन सिंह जी भी हैं, और हरीश कच्छावा जी हैं मेरे साथ में, मनोज वर्मा जी हैं, और भोपाल मणि साहू जी हैं। एक एक कर से करके इनसे ही इनकी व्यथा सुनते हैं। फिर कई सारे सवाल जो आप लोगों के जहन में भी होंगे इस पूरे मामले को निकल के, क्योंकि इसको लेकर घर घर में चर्चा हो रही है। इनसे उन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे। पहले जयदीप जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह से आप उसके संपर्क में आए, ज़रा संक्षेप में बताइएगा। रोहित से मेरा संपर्क हुआ था जिम में वर्कआउट के दौरान। उस समय वो काफ़ी अच्छा व्यवहार करता था और एक हेल्दी रिलेशंस डेवलप हुआ था। और उसके बाद मैंने एक काफ़ी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम के दौर से गुजरा। उस समय मुझे काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, तो रोहित उस समय मुझे अप्रोच किया था कि मुझसे आप पैसा अगर ले सकते। तो उस समय ज़रूरत भी था मुझे पैसे की, तो मैंने उनसे पार्ट में 16 लाख रुपए लिया था। और जिस समय मैंने पैसा लिया था उस समय रोहित का व्यवहार जो है वो था कि हेल्प कर रहे हैं। उसने बताया था कि मेरा ब्याज देने का काम है, मैं बाकी लोगों से तो 8-10% लेता हूँ, लेकिन दादा आप परिचित है, आपसे 3% लेंगे। और उस हिसाब से उसने मुझसे एक कैलकुलेशन, एक्चुअली रोहित का एक बहुत तरीका बहुत अलग था। वो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से व्यवहार करके पैसा वसूलता था। जिनको धमकी चमकी कर सकता था उनको धमकी चमकी करके, जिनसे वो देखता था कि इनको धमकी चमकी करने से पैसा नहीं निकल पाएगा, उनसे दूसरे तरीके से, जैसे मुझसे उसने बहुत एक रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उसने बोला कि आप 8,000 रुपये रोज़ का दीजिए मुझे, जिसमें आपका ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, तो 2 साल 2.5 साल के अंदर आपका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। मुझे उसका प्रपोजल सही लगा, तो मैंने उसको रोज़ के हिसाब से, जब 24 लाख रुपए हो गया तो मैंने रोहित से बात किया कि भाई 24 लाख हो गया। अच्छा, 16 आपने लिया था, 16 लाख 24 आप दे चुके थे। हाँ, जिसमें ये कैलकुलेशन था कि ब्याज का अमाउंट प्लस मूलधन। तो मैंने उससे बताया ये चीज़ कि भाई मेरे हिसाब से आपका अकाउंट। और ये कितने समय तक चुका है आपने? 2 साल के भीतर? हाँ, 2.5 साल एग्जैक्ट मेरे पास लिखा हुआ है। तो उसने साफ साफ उसका व्यवहार बदल गया। उस समय वो जिम नहीं आ रहा था, उसका व्यवहार बदल गया। और वो बहुत तल्ख लहजे में मुझे बताया कि बोले नहीं आप तो ये मुझे ब्याज दिए हो। मैं बोला आप जब बात किए थे, नहीं ऐसा तो कोई लिखा पढ़ी हुआ नहीं, नॉर्मली कोई लिखा पढ़ी करता नहीं है। तो उसने 24 लाख के 24 लाख रुपए ब्याज में एडजस्ट कर दिया। अच्छा। फिर जब मैंने रिजिट किया कि मैं और पैसा नहीं दूंगा, आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो, तो उसने साफ बोला कि आपके वाइफ का चेक लगाऊंगा, आपका चेक अभी नहीं लगाऊंगा मैं, और आपके वाइफ का चेक लगाऊंगा। और किस तरीके से प्रताड़ित किया जाना कोर्ट में वो हमें अच्छी तरह से आता है। तो इंसान अपने घर से हार जाता है। तो मैंने
उसको बोला कि ठीक है आपके मूलधन मैं वापस कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप पैसा ले रहे थे और चुका रहे थे, ये किसके जरिए होता था? क्या ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते थे मैंने या रोहित से कैश पैसा ट्रांजैक्शन लिया होता था वाइट में। अच्छा। मेरा शर्त ही था कि आप मुझे, क्योंकि मेरे को पेमेंट वगैरह करना रहता है, तो मैंने वाइट में पैसा लिया था और उसको जो मैंने मूलधन लौटाया वो वाइट में लौटाया और ब्याज वो दिव्यांश, योगेश इनके अकाउंट में और एक बंदा मेरे को उसका आकाश सिन्हा, ये इन लोग के अकाउंट पे वो पैसा लेता था। और नहीं तो बंटी नाम का एक लड़का आता था जो छोटा सा डायरी लेके उसमें कैश लेके एंट्री करवाता था। तो इस तरीके से। अच्छा, इस पे एक वाजिब, मैं बाकी लोगों से बात करूंगा, एक थोड़ा सा वाजिब सवाल ये जयदीप जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 16 लाख आपने लिए और करीब 50-55 के करीब आपने चुकाया, 52 के करीब। हाँ, तो ये रकम कहाँ से जुटाई आपने? चूंकि 16 लाख रुपए लिए, जाहिर सी बात है मदद आपको चाहिए होगी जी। कहाँ से रकम जुटाई, क्या इस बार? मैंने इसका पैसा मूलधन को वापस करने के लिए मार्केट से पैसा उठाया, जो 16 लाख रुपए, क्योंकि मुझे इसके जो बेईमानी किया था उसने 24 लाख देने के बाद जो इसने हाथ खड़े कर लिया था कि नहीं ये तो आपका, तब मुझे लगा कि इसके इस भारी भरकम ब्याज से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने मार्केट से कम इंटरेस्ट में पैसा उठा के रोहित को वापस किया। हमारे साथ में भोपाल मणि जी भी हैं। भोपाल जी, कहाँ से हैं आप? धमतरी जिला, क्रुद ब्लॉक, अपना भाटा गांव जी। तो कब संपर्क में आए थे आपने? कितना लिया था उस वक्त उनसे? मैं उनसे 2022 में दिसंबर के आसपास उनसे, मेरा मामा का लड़का है, मेरा भाई है, मेरा भाई हाँ। मामा का लड़का है, तो उनसे बोला मैं कि अभी हम लोगों को काम करना है, तो डीजल मेंटेनेंस के लिए, गाड़ी को बनाने के लिए पैसा लगेगा। तो वो बताया कि रायपुर में रोहित तोमर है। क्या करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम है। हाँ, मुरुम मिट्टी का। हाँ, तो उसी के लिए आपको जरूरत थी उसी के लिए पैसों की? डीजल के लिए गाड़ी वाले को एडवांस देने के लिए 10-20 हज़ार एडवांस देना है, गाड़ी वाले को, डीजल वाले को देना है। ऐसे करके मैं 1 लाख रुपए नगद लिया था और वो 1 लाख रुपया अकाउंट में दिए थे, जिसमें से 5,000 तो चार्ज काट लिए और 95,000 मिला। अच्छा, 1 लाख में से 95,000 आपको मिला और 5 उसका चार्ज भी काट लिया। हाँ, फिर नकदी तो 1 ही लाख दे दिए थे पहले। हाँ, 2022 में। अच्छा, एक नकदी दिए थे और एक ऑनलाइन डाला, मतलब 95 ऑनलाइन डाला, तो एक 95 आपको मिला जी। ठीक है। उसके बाद वो अपना बात हुआ था कि 3% पे हुआ था। हाँ, 3% में जो उसका ब्याज का बात हुआ था कि 3% में पटाना है महीने का करके, महीने का 3%। 3%। तो उसको मैं वो बोला कि अकाउंट में मतलब डालते रहना। हाँ, इससे अपना आपका वो वो है पैसा कम होगा आपका। हाँ। पता भी नहीं चलेगा करके मैं भी डाल दिया, मैं डालते गया। तो कुछ अकाउंट आपको पता लगता था आपने कि जो पैसा लिया है आप जमा कर रहे हैं वो किस खाते में जा रहा है? जैसा वो बताते हैं कि कम होगा, तो ऐसा कुछ जानकारी मिलती थी आपको? जी, उसका जो अकाउंटर था, हाँ, योगेश सिन्हा, वेद प्रकाश सिन्हा बोलते हैं उसको। हाँ, उसका योगेश वेद प्रकाश दोनों बोलते हैं उसको। और उसके अकाउंट में जाता था, आकाश मिश्रा के अकाउंट में जाता था, दिव्यांश सिंह ठाकुर के अकाउंट में जाता था वो। तो कितना पैसा आपने दे दिया तब? मैं अकाउंट में तो उनके तीनों मिला के 15 लाख के आसपास दिया हूँ। 15 लाख रुपए? 15 लाख। 2 लाख रुपए लिए थे आपने? 2 लाख रुपए लिया था। तो 15 लाख क्यों देना पड़ा? आपने बीच में रोका नहीं कभी कि मैं 2 लाख रुपए लिया हूँ, अगर उसका ब्याज भी जोड़ के अगर आप देखते हो तो 3-4 लाख रुपए बनना चाहिए, 3 लाख रुपए बनना चाहिए, 3.5 लाख तो रुपए। कई बार बोला हूँ ऐसे। तो वो अपने वो योगेश वेद प्रकाश सिन्हा, योगेश सिन्हा को अपने वो जो दिव्यांश ठाकुर है, आकाश मिश्रा है, उनके साथ घर भेजते थे। 2-4-5 लोगों के साथ आते थे वो लोग। घर आते थे आपके? और क्या बोलते थे घर आके? घर आके वही गाली गलौज करना, हाँ। मारपीट करना। किससे मारपीट करी? मेरे से। अच्छा। और उसका वो कई बार वो रोहित तोमर भी आया है अपने खदान में। अच्छा। हाँ, रोहित तोमर भी आते थे? रोहित तोमर भी आते थे। तो रोहित तोमर ने क्या कहा आपसे आने के बाद? रोहित तोमर ने वही रूम में ले जाके ना मारपीट की है। और जो मेरे भाभी है टीचर, खैरागढ़ में टीचर है, तो उसको
उसका नाम मतलब पूरा मालूम हो गया था उसको कि वहाँ टीचर है खैरागढ़ में, तो उसको जान से मार देंगे करके ना धमकी देते थे मेरे को। अच्छा, जी। भाभी को आपके जी पढ़ाती हैं वहाँ पे वो? जी। फिर कैसे चुकाया पैसा आपने? मैं उसको तो जो काम करता था कंस्ट्रक्शन का, मुरुम डालता था, उसका पैसा आता था ना, तो उसको पर डे के हिसाब से कभी 10,000 कभी 15,000 से रोज का डालता था मैं। इसका हिसाब पूरा है आपके पास में, कितना कितना पैसा आपने चुकाया, खाते जी में मेरे डाला या पास कैश गूगल डाला का है, कुछ लिखा पढ़ी की आपने? गूगल का ना पूरा ट्रांजैक्शन है पूरा। अच्छा, जी वो सारा डिटेल है आपके पास? गूगल का ट्रांजैक्शन है और वो बैंक स्टेटमेंट है, सब जमा है मेरे पास, थाना में जमा किया हूँ। तो 15 लाख जब पूरा दे दिया उसके बाद क्या क्लोज किया उन्होंने अकाउंट की, क्या किया उसके बाद भी चालू था? उसके भी चालू था वो। तो मैं जबरदस्ती, वो फ़ोन करते थे, धमकी देते थे, वहाँ खैरागढ़ तक कभी जाने पुलिस के में लिए। जाने का मन नहीं आया कि पुलिस में जाएं, शिकायत करें, कि कानून पे भी एक भरोसा करें, ऐसा कभी नहीं हुआ? अब मैं तो सुना था कि वो टीआई को भी मार दिए थे, तो उसी कारण डर के कारण नहीं जा पाया मैं। तो कुल मिलाकर डर का कारोबार, डर का साम्राज्य स्थापित करके अपने पूरे काले कारोबार यहाँ पर लगातार उन्होंने बढ़ाए थे। और ये एक एक उदाहरण आपके सामने है कि किस तरह से। हमारे साथ में मनोज वर्मा जी भी हैं। आपकी कुछ गाड़ी का जिक्र मैंने सुना था कि कुछ गाड़ी आपके पास में थी, वो ले ली जी थी। जी सर, क्या कहानी थी वो? जो मेरे पे सर एक्चुअल में मुझे कुछ बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तो एक्चुअल में मुझे 6 लाख की ज़रूरत थी। तो मुझे एक्चुअल में ज़रूरत था 15 दिन के लिए, लेकिन वो उसने बोला कि 1 महीने का ये होता है करके। तो उसने मेरे से उसने चेक दिया मुझे 3 लाख रुपया सर उसने दिया चेक से। और 3 लाख रुपया जो एक और चेक दिया था वो हो गया नहीं निकला, मतलब कि बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो गया। अच्छा, ठीक है, तो उसने 3 लाख रुपए बस दिया। अब मुझे 1 महीने के लिए बस चाहिए था सर। जब मैंने 1 महीने बाद 6 लाख में से भी 3 लाख रुपए ही आपको 3 लाख मिले? रुपए बस दिए क्योंकि सर। 3 लाख का उसमें भी- बाउंस हो गया, तो हाँ, चेक 3 लाख बाउंस हुआ तो बाउंस आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? सर आपत्ति कैसे दर्ज कराऊँ? उससे मैं तो मंगने गया था ना, वो बोलता है कि मैं डालता हूँ करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे घुमाते गया। तो फिर सर मेरे को एक्चुअल में ज़रूरत थी 15 दिन की, तो फिर मेरे पास हो गया था सर। अच्छा, तो फिर जब मैं 1 महीने बाद मेरी शादी फिक्स हुई थी, तो मैं अपने सामान लेने के लिए जो मेरी कार थी, मैं जब उसके पास गया तो वो वहाँ तो कार आपने उनको दी थी उस पैसे के एवज में? जी जी सर, कौन सी जगुआर कार थी? जगुआर कार थी सर। अच्छा, जी वो जो अभी कार्रवाई में कार जी जी सर, पकड़ ब्लू गई कलर थी, की जो दिखी थी थी, वो शायद मेरी है। नीले जी, रंग की गाड़ी थी। जी जी जी, वो आपकी गाड़ी जी थी? सर मेरी है। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि वो है नहीं करके। फिर मैं उनको फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी है, मुझे चाहिए करके। तो वो बोले कि मैं दिल्ली पे हूँ, आप जाके मेरी वाइफ से मिलिए करके और गाड़ी ले लीजिए करके, और जो भी रहेगा दे दीजिए। मतलब ठीक है, जो भी जितना भी हिसाब लगता है मैं दे देता हूँ करके। तो उसके बाद सर जो एक्चुअल में बात होता है सर 2% का, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो बोले कि 10%। मतलब ठीक है, 10% के हिसाब से ले लीजिए और जो भी है सब ले लीजिए करके, जितना भी है क्लोज़ कीजिए करके। उसके बाद सर बोलती है कि वो है नहीं, आप ब्याज दे दीजिए, बाकी अपन वो आएंगे तो देखते। फिर मुझे पता चला सर, वो बोली कि मैं बोला तो मेरी गाड़ी दे दीजिए करके। वो बोलेगा, बोलते अभी बात नहीं हुआ उनसे, मैं बात करके आपको दे देती हूँ, 2 दिन का समय दीजिए। फिर सर मेरे को पता चला कि ये वो फरार था उस समय, 2019 की बात है, ये फरार था, मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला, मैं बोला कि मेरी गाड़ी कहाँ है करके, तो उसकी बीवी फिर मुझे टालम टोल करने लगी कि इस थाने में है, उस थाने में है करके घुमाने लगी। जो कि मेरे पास वीडियो वॉइस क्लिप सब मेरे पास पड़े हुए हैं उनके, तो घुमाने लग गए। उसके बाद फिर सर वो मेरी शादी लग गई सर उसी समय पे ही। तो मैं फिर मिल नहीं पाया सर। 5-6 दिन बाद फिर मैं गया, बोला कि चलो अब शादी के बाद जाऊंगा करके। तो जब उनके पास फिर गया तो बोलती है कि अभी वो तब तक वो अंदर हो गया था सर, 10 दिन के इस बीच में गैप में वो अंदर हो जो गया पुराना था। जो जी, हत्या जी वाला सर। केस था, ठीक जी है। जी सर, वो चले गए, अंदर 19 हो के गया। आसपास। जी जी सर, वो अंदर हो गया। तब जब वो अंदर हुआ तो फिर वो अंदर से सर फ़ोन किया मेरे को। अंदर से फोन जी किया? सर, अंदर से फ़ोन जेल किया। से ही? जी सर, मेरे पास उसका ये है, उसकी भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जेल से आपको भी कॉल किया? जी जी ठीक। तो वहाँ से फ़ोन किया सर। तो फिर बोला कि मैं सैटरडे को आ रहा हूँ, जो भी हिसाब किताब है अपना क्लियर कर लेना, और कुछ पैसे की ज़रूरत है तो मेरी मिसेस को दे दे। मतलब ठीक है, मैं दे देता हूँ करके। तो उसके बाद से सैटरडे होते होते सर वो बात हो गया 1 साल। 1 साल तक वो छूटा ही नहीं सर। 1 साल करीब तक वो जेल में था। उस बीच में भी उसकी बीवी, जो लड़का है योगेश नाम से, वो हो गया। 2-3 लोग आते थे सर, पैसा लेके जाते थे, कभी कुछ पक्के में ले जाते थे, कभी कच्चे में, अधिकतर कच्चे में ही लेके जाते थे। लेकिन सर 5-6 महीने ही मैंने दिया। उसके बाद क्योंकि गाड़ी मेरी किस्त में से सर, मैं किस्त भी तो गाड़ी अभी का क्या हुआ पटा उस था। गाड़ी का? फिर वो तो जब्त होगी, लेकिन फिर लास्ट तक आपको नहीं मिल पाई गाड़ी? सर गाड़ी तो अभी सर मिली है, गाड़ी अभी मिली है। तो वही सर बता रहा था, उस समय भी इन्होंने ऐसे धांधली किया सर कि गाड़ी का उन लोग बीच में सर एक्सीडेंट कर लिए थे लोग। गाड़ी का एक्सीडेंट कर लिया, और सर इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरी, मतलब अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, अगर थाने में गाड़ी है तो बिना मालिक के जाए तो गाड़ी छूटती नहीं है सर, और ना क्लेम मिलेगा कहीं भी। ये लोग सर कहाँ से मेरा साइन मार के, सिग्नेचर मार के गाड़ी छोड़वा भी लिए। ऐसा नहीं, 3-3 बार छोड़ाए हैं और गाड़ी ये लोग।
3 बार गाड़ी छोड़ा। वो तो मैं जब थाने में, जब मैं कंप्लेन 2019 में डाला था, तब मेरे को पता चला कि गाड़ी भी ये लोग छुड़वा लिए हैं करके। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि अगर साइन किसी और का है और गाड़ी का मालिक कोई और है तो कम से कम पुलिस को भी पूछताछ करनी चाहिए। कई सारे सवाल है। वो सर वो गाड़ी का कुछ किस्सा आपसे भी जुड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, सर। उस गाड़ी को रोहित एक बार मुझे भी अप्रोच किया था कि मैंने गाड़ी देख के एक बार तारीफ़ किया था कि बड़ा अच्छा लग रहा है गाड़ी आपके, जैगुआर मेरा ड्रीम कार है, बोले इसको खरीद लीजिए। तो मैंने ऐसे कैजुअली पूछा था कि कितने में बेचोगे? बोले 12 लाख रुपए में आपको दे दूंगा। तो मुझे बड़ा शक हुआ कि इतनी महंगी गाड़ी है 12 लाख में कैसे दे रहा है। तो मैं बोला ठीक है बताता हूँ। तो उसका ही एक खासम खास बंदा मुझे शाम को फ़ोन करके बता रहे, बोले हमसे सुना है दादा कि आप उसको लेने की, बिल्कुल मैं तो गाड़ी किसी से छीना हुआ है गाड़ी। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक किया हूँ। तो उसके बाद मेरे को पता चला किसी और एक बंदे को भी उसने बेचा है 14 लाख रुपए उस गाड़ी को। वो बंदा भी मुझे बताया कि मैं खरीदा था इस गाड़ी को। गजानन जी आप कहाँ से हैं? मैं सर बिरगांव से। अच्छा, और क्या करते हैं आप? सर मैं बिरगांव में एक व्यापार हूँ। मैं व्यापारी? हाँ व्यापारी हूँ। मेरा एक छोटा सा होटल है, होटल का कारोबार करता हूँ। अच्छा, कैसे संपर्क में आए? मैं किसके संपर्क में? वीरेंद्र के संपर्क में आए थे कि रोहित के? मैं तो वीरेंद्र को पहले जानता नहीं था। हाँ। पहले रोहित सिंह तोमर को मैं जाना। मतलब मैं क्या, कोरोना काल में आर्थिक तंगी, मतलब इस समय क्या कोरोना काल में सबसे ज़्यादा होटल वालों का ही नुकसान था। तो इसलिए मैंने मतलब एक आया था, उससे बातचीत हुआ तो बोला एक आदमी है पेमेंट देता है, चलो मैं दिला देता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, ऑफिस में बातचीत हुआ तो 15 लाख बोला देने के लिए। तो उस समय बात हुआ तो वो 6% बोला। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 6% वो स्टाम्प ले लिया और ये क्या बोलते कोरा कागज़ चेक वोक सब ले लिया। और उसके बाद क्या बोलते टर्निंग ऑफ पावर ले लिया, वो सब ले लिया। उसके बाद बोला जाओ तुम अकाउंट में डाल दूंगा। तो उसके बाद एक बार अकाउंट में 10 लाख रुपए डाला, 10 लाख रुपए दिया डाला। तो उस समय दलाल के थ्रू गया था, तो 2 लाख रुपए दलाल लोग कमीशन ले लिए थे निकाल 10 लाख में से 2 लाख दलाल? हाँ, 2 लाख उनको कमीशन। दलाल कौन? उन्हीं के मिलने हाँ वाले उन्हीं लोग? के आदमी थे। फिर उसके बाद तो दलाल के संपर्क में कैसे आए? हाँ दलाल के संपर्क में कैसे जैसे मैं बातचीत किया तो कोई आदमी मेरे को वहां से लेके गया तो लोग 2-3 लिंक थे, तो लोग आपस में बात कर लिए, ये चीज़ है। और उसके बाद 2-3-5 लाख और डालना था उनको, तो वो क्या किए 2-3 दिन बाद मतलब और डाले 5 लाख रुपए। तो उस समय उतना नहीं बताए थे कि ये कटेगा वो कटेगा। फिर उसके बाद मतलब टोटल 15 लाख दिए, 15 लाख में से मतलब 2 लाख एक बार लिए कमीशन, और उसके बाद 15% के हिसाब से कमीशन पहले ही काट लिए 2,25,000। फिर 1 लाख का 5,000 प्रोसेसिंग फीस काटे, ऐसे करके मतलब 75,000 काटे, और 2 लाख इन लोग लिए। मतलब 2 लाख जो ले गए वो कमीशन खाए और 2 लाख इन लोग कमीशन खाए, मतलब इधर से भी उधर से भी। अब मेरे को क्या पहले 10 लाख डाल दी, वो चीज़ मेरे को बता रहे थे तो मैं नहीं लेता। अब मेरे को जिनको पैसा देना था मैंने वो पैसा लेके उन लोग को दे दिया। फिर ये बोलता है नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ, पैसा ला मेरा वापस करिए। वो ये आदमी मतलब 15 लाख रुपए आपको आपकी लेने की बात हुई, जिसमें से 2 लाख रुपए कमीशन काटा और बाकी चीजें भी काट के आपके हाथ में कितना है? 12 8 लाख लाख रुपए। रुपए, हाँ। 8 लाख रुपए हाथ में हाँ आए। 8 लाख रुपए आया। अच्छा। और बात हुआ था महीने का पैसा। वो क्या किया, 1 हफ्ते तक जैसे लेते रहा पैसा, और उसके बाद महीने वाला हफ्ता कर दिया। फिर हफ्ता में डेली बेस में एक दिन जैसे नहीं देते थे तो फाइन वाइन जोड़ना या डबल जोड़ना, और उसका बाद का कोई कायम नहीं था। मतलब जैसे आधे घंटे में ये बात करता था तो आधे घंटे बाद क्या बात करे। और मेरे से जब भी बात करता था गाली गलौज से ही बात करता था, कभी मतलब नॉर्मली बात नहीं किया। कि ये चीज़ मतलब 6 महीना साल भर चलते रहा। उसके बाद ना फिर 2022 में मैंने लिया था इनसे पैसा, जून में लिया था। फिर ये चलते रहा 23 में। तो फिर उसके बाद वीरेंद्र सिंह तोमर भी घर आना जाना, 1-2 बार मैं गया उनके ऑफिस में, देखा वो भी थे। तब मैं मन में सोचा ये तो कॉलोनी में आते हैं, इनको मैं जानता हूँ, इन्हीं का भाई वो है। फिर मैं अपने कॉलोनी में 1-2 लोग से संपर्क भी किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो उन लोग बोलते थे नहीं मतलब कोई सहयोग नहीं दिया ना, कोई सामने नहीं आया। हाँ, और सबसे बड़ी बात है मेरा इसलिए फ़ायदा उठाया क्योंकि मैंने घर में किसी को बताया नहीं था। मैं मतलब कोई बोला और मैं किसी के थ्रू में चला गया। तो कुल मिलाकर 15 लाख रुपए उसने दिए उसके रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन आपके खाते में आए 8 लाख रुपए। हाँ, 8 लाख रुपए लेके आपने चुकाया कितना उसको? 8 लाख लेके मैंने उसको 55 लाख चुकाया, जिसमें से 38 से 40 लाख रुपए मतलब ऑनलाइन किया है। ट्रांजेक्शन है मेरे पास, सब चीज़ मतलब मैंने रखा है, स्टेटमेंट निकाल के रखा है। और मुझे जो गाली गलौज किया था उसका पेन ड्राइव भी रखा है। और मैंने जितना भी अकाउंट में पेमेंट डाला है, तो ये क्या बोलते हैं, योगेश वेद प्रकाश सिन्हा, आकाश मिश्रा, बंटी
और उसके बाद ये रोहित तोमर के में भी डाला है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल, चूंकि ये मामला बड़ा मीडिया में प्रचलित हो रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, बड़े लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने 15 लाख या 8 लाख आपके हाथ में आए, 15 लाख की एवज में 55 लाख रुपए चुका है, कि कहाँ से लाए पैसा, कहाँ से आया, क्या ये 2 नंबर का था, क्या था, इस बारे में भी बता दीजिए जरा। सर ये है ना, ऐसा था कि उस समय ये बात उठ करके पहले आदमी को फंसा लिया। अब फंसाने के बाद तुम गाली गलौज कर रहे हो, मारने का धमकी, गाली गलौज दे रहे हो, मारने का धमकी दे रहे हो, और उसके बाद तुम मतलब अब वो लड़के भेज रहे हो, लड़के लोग को पैसा नहीं दे रहे तो बैठे हुए हैं, मम्मी है मेरी उसको चमका रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। कौन चमकाता था? उनके स्टाफ तक बोलते थे मतलब वो उसके स्टाफ लोग आते थे तो रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर फ़ोन करते थे, तो फ़ोन करके मतलब हर लोग को चमकाते थे, बोलते जैसे पैसा वैसा नहीं देते थे, नहीं है करके तो बोलते थे लो भैया से बात करो, तो वो बात कराते थे तो गाली गलौज करता था, मतलब इतना अभद्र अभद्र गाली देता था कि उसका कोई सीमा नहीं है। और मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है, मैंने पेन ड्राइव व्यापार जो आप करते थे, धंधा जो आप करते हैं होटल, क्या उस पर भी कुछ प्रभाव पड़ा इसका? इसका प्रभाव बहुत पड़ा है। दुकानदारी अब आते थे सर जी, जैसे घर में, अब हर लोग क्या कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी है बहुत बड़ी, वहाँ आके गाली गलौज करना, हर लोग क्या ना आजू बाजू रेस्पेक्टेड, हर लोग को क्या सबसे ज़्यादा प्यारा इज्जत है, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसको पैसा देने के लिए मैंने अपनी मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी को सब पता था लेकिन पापा को नहीं पता था, तो मम्मी ने अपना मतलब ज़मीन वमीन पावर ओवर दूसरे को दिया, उससे हम पैसा लेके तब इसको पटाएं। और वो ज़मीन अभी भी हमारा छूटा नहीं, अभी भी मतलब गिरवी लिए हैं, वो अभी भी ऐसी पड़ा हुआ है, उसमें केस चल रहा है। ज़मीन गिरवी रख के आपने पैसा चुकाया? तब हमने दिया है। और दूसरी बात, कोई बोलता है कहाँ से दी, भाई जब वो समय जो चीज़ आएगा तब वो चीज़ हम बताएंगे ना, कहाँ से आया, किधर से आया। हमारा कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है, कोई वो नहीं है। और इतना प्रताड़ित किया, इतना मतलब जिसका कोई हद नहीं है, जैसे लग रहा था लोग कहाँ इसके जंजाल में फंस गया। और उस समय पुलिस घर मतलब वाले क्या बोलते थे? जाहिर सी बात है कि कोई अगर घर में चमकाने डराने आएगा तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं। घर वाले डर जाते थे, मतलब मेरे को देख के, मतलब मैं हदस हो जाता था, मेरे को रोना वोना आ जाता था, तो मेरे को देख के मेरी मिसेस और मतलब मम्मी वो परेशान हो जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 मतलब अगल बगल जो रहते हैं कॉलोनी में, उन लोग को भी पता चल जाता था, उन लोग खुद देखते थे कैसे कैसे गाली देते थे। मैंने बहुत लोग से अपना हेल्प मांगा कि मेरे को निकालो, यहाँ तक कि मैंने घर वाले से भी बोला, लेकिन ये है कि पुलिस में नहीं गए? लेकिन आप पुलिस में गए सर, पहले बाद में गए, लेकिन ना उस समय ना रिस्पांस नहीं दिया। कभी बोलते थे ये कागज़ लाओ, कभी बोलते थे ये लेके आओ, फिर 3-4 बार गए, कोई रिस्पांस नहीं, कोई ध्यान नहीं, वो बोलता है उधर जाओ, वो बोलता है उधर जाओ, फिर यही सब में ना फिर तो पुलिस में भी गए आप, लेकिन हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कहाँ गए थे आप? हम पहले उल्ला थाना गए थे, फिर वहाँ से हमारा मतलब वो जो पेपर ऊपर है, मतलब वहाँ से जो आवेदन दिए थे, पहले CSP सर के पास गए थे, वहाँ पे पहले आवेदन दिए, फिर वहाँ से उल्ला थाना में आया, फिर उल्ला थाना से जब आया तो हम लोग वहाँ गए, क्या बोलते पुरानी बस्ती, तो पुरानी बस्ती में भी ऐसी स्टेटमेंट लाओ, तो ये लाओ वो लाओ। कोई भी इंसान कुछ भी चीज़, अब उतना तो पता नहीं, लेकिन एक बार में बताना चाहिए ना कि क्या सामान लाना है तुमको, क्या नहीं, तब तो इंसान सब रेडी करके जाएगा। तो यही सब चीज़ था तो उस समय। और उसके बाद ना जैसे वो हुआ तो वो भी हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र भी हो गया बहुत लोगों का उस समय, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो गया था। तो गजानन सिंह राजपूत जी 15 लाख रुपए कहे, उनके रिकॉर्ड के मुताबिक इनको मिले, इनके हाथ में आए 8 लाख रुपए, लेकिन अलग अलग जगहों से उन्होंने जैसे तैसे जमा करके 55 लाख रुपए चुकाए। हमारे साथ में हरीश कच्छावा जी भी हैं। हरीश कच्छावा जी, मैं जो मेरे पास जानकारी है, अगर वही सही है तो 3-3.5 लाख रुपए कुछ आपने लिए थे और 55 लाख रुपए आपने चुकाए हैं। 52 लाख रुपए। 52 लाख रुपए। ये कैसे, मतलब इस जब जाल में फंसे आप? मेरी दुकान थी भाटा गांव में, श्री नेमीचंद ज्वेलर्स के नाम से, जो 2015 में मैंने चालू करी थी। 2016 की एंडिंग में मैं इसके जाल में फंसा। एक ग्राहक था, मेरी दुकान में आता था, मुझसे सामान उधारी लेता था, मैं उसको देता था। मुझे 2 बार ज़रूरत पड़ी 50। ज्वेलरी की दुकान थी आपकी? हाँ, मेरी खुद की ज्वेलरी की दुकान थी। तो उस समय ग्राहक था वहीं का, भाटा गाँव का ही, जो मेरी दुकान आता था, तो सामान लेता था, उधारी मैं देता था। अब दुकान अच्छी चलने लग गई थी भाई मेरी साल भर में। अब 2 बार मुझे ज़रूरत पड़ी 50-50 हज़ार की, मैंने उससे लिया, उससे वापस दे दिया। फिर एक बार ज़रूरत पड़ी 3.5 लाख की, तो वो मुझे रोहित सिंह तोमर के पास लेके गया। अब मैंने उससे कहा कि भाई 3.5 लाख रुपए चाहिए। बोले ठीक है 3.5 लाख रुपए दे देंगे आपको, मगर उसकी एवज में आपका 2 कोरे चेक लगेंगे साइन किए हुए, और 2 स्टाम्प पेपर में उसने साइन कराया। 2 वाइट स्टाम्प था और 1 ग्रीन स्टाम्प पेपर था, उसमें तीनों में साइन करवाया उससे। और मुझसे बोला कि ये स्टाम्प पेपर पे कुछ लिखा पड़ी होती थी पहले? ना कुछ नहीं, कोरे कागज़ से वो।
तो आप लोगों के मन में उस वक्त नहीं आया कि आप जब साइन कर रहे हैं और पूरा कागज़ है, इसका भविष्य में कोई गलत अब ये डर इस्तेमाल हो लगा। सकता है? नहीं, ये डर जरूर आया था, मगर उसने मतलब एकदम प्यार से कहा कि भाई आपको कुछ नहीं होगा, आपको जितना समय बोले हैं आप बस ब्याज समय से भरते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। हमने बोला ठीक है भाई। अब 3.5 लाख रुपए ले लिए। 3-4 दिन के बाद कहानी रंग ले आई अपना। रोहित सिंह तोमर अपने रंग में आ गया। एक दिन दुकान आया, बोले भाई हरीश 10,000 रुपये दो, मुझे ज़रूरत है। मैंने 10,000 रुपये उसको दे दिया। दूसरे दिन फिर आया, बोले भाई हरीश 10,000 रुपये और दे दो। मला रोहित भी आप कल लेके गए थे 10,000, आज भी 10,000 ले रहे हो, मतलब 20,000 हो जाएगा। बोले हाँ लेके नहीं आया हूँ, कल लेके आऊँगा तो दे दूँगा। तीसरे दिन फिर यह आया दुकान में, फिर बोला 10,000 रुपये दे। तो मैंने बोला भाई रोहित भैया, मतलब कल भी आप 10,000 लिए, परसों भी लिए और आज भी ले रहे हो, मतलब 30,000 रुपये हो गया। तब फिर मुझे नई कहानी लेके आ गया कि भाई आपका 10,000 रुपये रोज़ का ब्याज लगेगा। रोज का ब्याज लगेगा 10,000 रुपये, और 35,000 रुपये हफ्ता है वो अलग लगेगा। तो मैंने कहा रोहित भैया ऐसे में तो मैं पागल हो जाऊँगा। 35,000 रुपये हफ्ता? ये अलग एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा 35,000 रुपये। 10,000 तो आपका रोज़ का ब्याज लगेगा। अब मैं बोला कि भाई रोहित भैया ऐसे में तो आपका एक महीने में मेरा कितना हो जाएगा पैसा, आप ये हिसाब लगाओ ना। बोले मेरा तो यही हिसाब है, तुझे समझ में आया तो देख, नहीं समझ में आया तो भी तेरे को देना पड़ेगा। मतलब रोहित भैया ऐसे कैसे दूंगा? बोले तू साइन किया ना। बोले नहीं करेगा तो बोले मैं तेरा चेक लगा दूंगा। ठीक है भाई। 4-5 दिन मैंने फिर इसे पैसा दिया, 10,000 रुपये के हिसाब से मैं देना चालू कर दिया इसको। फिर मैं एक दिन मैं उसको बोला रोहित भैया मतलब ऐसे में तो मैं कर नहीं पाऊंगा, आप अपना पूरा हिसाब कर लो। तो ये मुझसे कहने लगा कि नहीं हिसाब तो मैं तेरे से वापस लूँगा नहीं, तेरे को पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे घर से भाभी के पास जाऊँगा। तेरे दोनों बच्चे कहाँ पढ़ते हैं मैं सब जानता हूँ हरीश, स्कॉलर्स स्कूल में पढ़ते हैं, मैं वहाँ से बच्चों को उठा लूँगा। अच्छा, बच्चों की सारी जानकारी भी ले रखी थी? सारे बच्चों, मतलब ये आदमी को देने से पहले उनकी रेकी करता है कि कौन आदमी कैसे फंस सकता है और उसके ऊपर किस तरीके से अपन दबाव बना सकते हैं, उस तरीके से दबाव बनाते हैं। तो इस आपको बताया था हाँ। कि वो आदमी देख के उस तरीके से ट्रीट करता है सर। अच्छा। हाँ, कि किसको कैसे दबाव बनाया जाए कि जिससे जैसे पैसा वसूला जाए। हाँ, अब कुछ बोलना चाह रहे हैं भोपाल सिंह जी? हाँ, आप क्योंकि ना अब ये 55 लाख रुपए, देखिए 3.5 लाख रुपए लेकर 55 लाख रुपए चुकाना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। हम समझ सकते हैं कि किस हालात से आप लोग उस वक्त गुजरे होंगे कि एक दिन का 10,000 रुपये और एक हफ्ते का 35,000 रुपये उसका सिर्फ ब्याज ले रहे थे, और वो चुकाने के बाद भी मूलधन खत्म नहीं हो रहा था, और भी कुछ हुआ, दुकान तक भी गई आपकी शायद? हाँ, मेरी जब तक मतलब मैं सक्षम रहा, 1.5 साल तक मैंने उसे पैसा देता गया। उसके बाद जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो यहाँ तक कि मैं तो आत्महत्या करने चले गया था। 2018 में जब मैंने दुकान बंद करी उस समय मैं आत्महत्या करने चले गया था। एक बार तो ट्रक के सामने कूदा, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई। दोबारा मैं सोचा कि नहीं, अब जो भी है मरना तो मुझे है, अगर जीऊँगा तो मैं इसे पैसा दे नहीं पाऊँगा। तो मैं ट्रक के सामने कूदा। तो जैसे ही कूद रहा था तुरंत मेरे बेटे का चेहरा सामने आया कि भाई पापा घर आओ आप तुरंत दुकान। तो मैं तुरंत दुकान गया। मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो दुकान आ पहले। फिर वो दुकान आई, मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी के गहने और मेरी मिसेस के गहने पड़े थे, और दुकान में थोड़े बहुत गहने और भी पड़े थे। ऐसा करीब 350-400 ग्राम सोना था हमारे पुश्तैनी, वो भी उठा के लेके गया दुकान से मारपीट करके। फिर मैंने जब दुकान बंद कर दी उसके बाद में घर आया। अच्छा, मारपीट करके वो गहने भी लेके चले गए? हाँ जी, गहने भी लेके गया, मेरी DVR थी, पूरा सब चीज़, वीडियो कैमरे वगैरह सब तोड़ ताड़ के चले गए। शिकायत दर्ज कराई आपने कहीं? शिकायत मैंने उस समय तो नहीं दर्ज कराई, क्योंकि उस समय मुझे डर था ना, क्योंकि ये कहता यही था कि भाई तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं वसूलूंगा, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं मैं सब जानता हूँ। तो मैं एक साथ इतना डरा हुआ था बता नहीं सकता। और उसके बाद जैसे ही मैंने दुकान तो बंद कर दी, अब दुकान में तो कुछ रहा नहीं, सारा माल तो दोनों भाई लेके चले गए थे, और इनके साथ योगेश सिन्हा भी आता था। अब ये सारे लोग आके दुकान में तोड़ फोड़ के माल लेके चले गए। फिर मैं घर गया। अब घर भी मैं 2018 में शिफ्ट हुआ बूढ़ापारा मकान में। तो बूढ़ापारा के मकान में भी आया था, एक बार आया, इसने कुछ कहा नहीं। दोबारा जब ये आया तब मुझसे कहने लगा कि भाई ये हरीश मकान किसके नाम में है? मैंने कहा भाई मेरे नाम में है, मेरी मम्मी के नाम में है और चाचा चाची के नाम में है। अगर ये मकान मेरे नाम से होता तो मैं तो ये मकान भी दे देता। तो फिर ये इतना कह के चले गया। फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद फिर रोहित तोमर और रूबी सिंह तोमर दोनों आए मेरे घर में, गाली गलौज करके गए। फिर मैं रोहित तोमर और रूबी सिंह तोमर? हाँ, रोहित तोमर और रूबी सिंह तोमर ये दोनों घर आए थे, बंदूक लेके आए थे। रूबी मतलब वीरेंद्र तोमर? हाँ, वीरेंद्र सिंह तोमर।
तो वीरेंद्र सिंह तोमर उस समय बंदूक भी रखता था। तब उसको देख के मुझे डर लग गया। तो फिर मैंने एसपी को शिकायत करी 2019 में। फिर जैसे ही 2 महीने बाद ये सुब्रा सिंह तोमर को, वीरेंद्र तोमर को मालूम पड़ा कि मैंने एसपी को साहब को शिकायत दर्ज कराई है, तो सुब्रा सिंह तोमर मेरे घर आई थी। मेरे सुब्रा घर सिंह तोमर यानी वीरेंद्र तोमर की पत्नी? जी, वीरेंद्र तोमर की पत्नी सुब्रा सिंह तोमर, ये मेरे घर आके गाली गलौज करके गई है। जो अभी कहती है कि मैं महिलाओं की इज्जत करती हूँ, उनकी इज्जत ऐसी करेगी कि महिलाओं की, जो मेरी मिसेस के सामने और मेरी बीवी के सामने बोलती है कि कहाँ है तेरा बेटा, भेज उसको, उससे तो पैसा वसूलेंगे। तो मेरी माँ ने और मेरी पत्नी ने यही कहा कि भाई 3.5 का तो तुम 50-52 लाख ले चुकी हो, और कितना लोगी? बोले नहीं, मैं पूरा वसूलूंगी, 3.5 लाख रुपये तो खड़ा ही रहेगा, जब तक वो नहीं देगा तब तक का ब्याज और बढ़ता जाएगा। उसको बाहर भेजो, मैं उसका बाल खींच के पूरे रोड में घुमाऊंगी और पैसा वसूल करूंगी इससे। ये सब सुब्रा सिंह तोमर ने कहा? जी, ये सारे के सारे सुब्रा सिंह तोमर के हैं। अच्छा, मेरे सवाल आप सभी से पूछूं, जो भी इसका जवाब देना चाहे, कि इनकी पत्नियों की कितनी क्या भूमिका रहती थी पूरी, क्योंकि इनकी पत्नियों का भी नाम सामने आ रहा है और बीच में इनको हालांकि ज़मानत भी मिल गई। इनकी पत्नियों की क्या भूमिका थी? जैसे उन्होंने बताया वो तो था, और भी कहीं कुछ लगातार एक्सटॉर्शन में या धमकी देने में या पैसे वसूलने में? जी बोलिए। सर, ये जो भावना तोमर है, जब ये जेल में था तो 2 बार तो मेरे घर भी आई थी सर। भावना तोमर मतलब रोहित तोमर? रोहित तोमर की बीवी 2 बार मेरे, मतलब वसूली का काम भी देखती थी ना ये, और आज भी वसूली का काम ही देखती है वो, है ना। और उस समय भी जब गाड़ी का ये मामला हुआ था, तो गाड़ी में जब मैं किससे बात करूँ, जैसे वो अंदर था तो यही बात करती थी, बोलती थी कि गाड़ी तो हम देंगे ही नहीं, पहले पैसा दो। इतना पैसा देने के बाद भी सर वो बोल रही थी कि 15 लाख रुपए और दोगे तब तुमको गाड़ी देंगे करके। तो ये सब रिकॉर्डिंग सर मेरे पास भी पड़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन समय आने पे दिखाएंगे, तो हम भी बताएंगे। जब मामला पुलिस में चला गया, बहुत सारी शिकायतें हुई, लोगों में हिम्मत बंधी, आप लोग भी अब बाहर निकल के आए, अब यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, अब कितने आप लोगों ने मामले दर्ज कराए हैं, FIR दर्ज करवाई? जी सर, सब लोगों ने कराया? ठीक है। और उसके बाद अब पुलिस का रवैया कैसा है? अभी बहुत अच्छा रवैया है। अभी जो पुलिस कर रही है, कार्य अच्छा कर रही है। हम तो ये चाहेंगे कि इन्हें पकड़िए और रोहित सिंह तोमर को ही पकड़िए। और भी जो पीड़ित है, जो आज सामने नहीं आ रहे, आज हम 4-5 लोग सामने आए हिम्मत करके, तो बाकी लोग भी सामने आए। और जब तक, क्योंकि ये जो चीज़ एक बार कार्रवाई चालू हुआ, जितने लोग आएंगे उससे ये समझ में आएगा, ये तथाकथित जो समाज के कुछ ठेकेदार है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये वास्तविकता पता चलेगा कि कितने लोग पीड़ित है। जो इनको सपोर्ट करके ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो व्यापारी है और उनको, भाई वो उनके क्राइम का लिस्ट देखिए आके आप जिन लोग प्रताड़ित हुए हैं उनको, उनसे मिलिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आप किसकी सपोर्ट कर रहे हो। उसको अननेसेसरी वो एक जातिवाद का रूप दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे अभी हम यहाँ पे सबसे बात कर रहे हैं, ये कॉमन सी बात है कि कोई 3.5 लाख रुपए देकर 55 लाख रुपए चुका देने के बाद, 52 लाख रुपए चुका देने के बावजूद भी उस बोझ से मुक्त नहीं हुआ है, उसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ लगातार की गई, इनको प्रताड़ित किया गया, धमकी दी गई, पुलिस में आकर ये शिकायत न करें, परिवार को मार देने की धमकी, बच्चों को परेशान करने की धमकी। और परिवार बच्चों की जब बात आती है तो कोई भी व्यक्ति बैकफुट पर आता है, और कमोबेश यही यहाँ पर चीज़ें हुई। भोपाल मणि जी, मैंने सुना था कि आपने लोन भी लिया, एक इसको चुकाने, दूसरा लोन लिया था आपने? मैं अभी लोन लिया हूँ चोलामंडलम से। अच्छा, 11 लाख रुपए का। हाँ, तो यही देखिए, यही एक सवाल भी है जो कॉमन, कई सारे जो बातें कही जा रही हैं उसमें ये कि बैंक में भी जब आप पैसा लेते हैं और जब जमा नहीं करते हैं तो बैंक भी इसी तरह से गिरफ्तारी वारंट निकालता है, या आके घर में कई बार ताकीद भी की जाती है वसूली के लिए, और कई गुना ब्याज बैंक में भी देना पड़ता है। ये लोगों की दलील है, वही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। बैंक वाले सर, ये पहले भी हमने बोला है कि जब व्यापारी या आम इंसान को पैसे की जरूरत पड़ता है, वो बैंक के पास जाता है या साहूकार के पास जाता है। हाँ। ना ब्याज में पैसा देना अपराध है, ना पैसा लेने जाना अपराध तब आ जाता है जब उस पैसे को वापस करने के बाद भी उनसे धमकी जमकी किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके प्रॉपर्टी हड़प किया जाता है, वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जो ये तोमर भाई लोग कर रहे थे कि पैसा वापस करने के बाद भी गलत तरीके से जितना पैसा वापस किया उसको हड़प जाना, उनके प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी भी उन्होंने कब्जा करने की कोशिश किए थे, लेकिन मैंने समझदारी दिखाते हुए वो उस एग्रीमेंट पेपर में लिखवा लिया था कि ये महज आपसी लेन देन का
ये पैसा वापस करने के बाद लेन देन निरस्त हो जाएगा। तो उसने उसको कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी लोगों का उन्होंने प्रॉपर्टी, ये अपराध है। ये जो बार बार उनके फैमिली वाले भी बोल रहे हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत था तो वो आए, बिल्कुल हमको पैसे की ज़रूरत था, हमने उनके पास गए, वो ब्याज का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो चीज़ कर रहे हैं वो अपराध है। उस चीज़ को उनके फैमिली वाले अब नज़रअंदाज करके ये बातें किए जा रहा है कि जिनको ज़रूरत था वो आए और पैसा लिए, हम तो किसी को देने नहीं गए। तो फिर वो लोगों को प्रताड़ित क्यों कर रहे थे, गाली गलौज के, मेरे पास उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है कि बाकायदा वो गाली गलौज कर रहे हैं और बर्बाद कर देंगे और ये सारी चीज़ बाकी लोगों को जो भी उन्होंने किए। ये व्यापार नहीं है, ये अपराध है। ठीक बात है। हरीश सर, कछवा जी, मैं बात कहना चाहूँगा आपसे, ये जो अभी 2 दिन पहले मैंने दैनिक भास्कर पेपर में पढ़ा हनी ट्रैप वाला मामला, तो ये हनी ट्रैप मामला ये मेरे साथ भी करने की कोशिश कर रहा था रोहित सिंह तोमर। ये होटल शीतल आपकी तेली बांधा मरीन ड्राइव में है। यहाँ मैं 2 बार इसको पैसा देने गया है कि भाई रोहित भैया 3.5 लाख रुपए है, तो ये 3 लाख आप लीजिए और मैं 50,000 रुपये आपको बाद में देता हूँ। तो ये मुझे उस समय ऐसा घुमाया कि हरीश एक काम कर, ये लाख रुपये अभी का हो गया, ये 1.5 लाख तेरे अगले हफ्ते काम आ जाएगा और उसके बाद ये 1 लाख रुपये तो अपना यूज़ कर ले। अब ये घुमाया, मैं घूम के मैं वापस उतर रहा था तो मुझे बोला कि भाई हरीश अंदर सब पत्ता खेल रहे हैं, आ जाओ तुम खेलोगे तो मैंने कहा रोहित भैया मैं ये सब चीज़ का शौक़ नहीं। फिर लगभग 1 महीने बाद फिर मैं वापस वही 3 लाख रुपए लेके गया कि भाई रोहित भैया ये वापस पकड़ो आप पैसा। तो मुझे इसने होटल के रूम के अंदर बुलाया जहाँ पे रोहित तोमर और 2 उसके दोस्त थे और 2 लड़कियाँ थी। अब मैंने इसको पैसा दिया, इसने फिर मुझे घुमा दिया, फिर ये अपने दोनों दोस्तों को बाहर भेजा और रोहित मुझे बाहर लेके आया, हरीश ये दोनों लड़कियां हैं, बोले अगर तुझे देख ले जाना है तो। मैंने कहा रोहित भैया ये सब चीज़ के लिए आपकी भाभी बहुत है, अगर मान लो आज अगर मैं चला जाता वहाँ तो आज मेरी क्या इज्जत रहती है वहाँ पे। मतलब इनका पूरा गुट जो रहता है हनी ट्रैप करके फंसाता है आदमियों को, जैसे भी हो जाए। फिर शिकायत आप लोगों ने बहुत टाइम बाद हिम्मत की होगी क्योंकि फिर FIR हुई और उसके बाद मामला आगे बढ़ा। किसने उन लोग इतना डरा के धमका के रखते थे कि कोई इंसान बोल ही नहीं पाता था। और जैसे उनके संपर्क में जो रहते थे उनके संपर्क वाले को भी बोलते थे, वो भी नहीं जाके बात कर पाते थे। वो लोग मतलब पल्ला झाड़ लेते थे, बोल देते थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, या बोलते थे ठीक है चलो सेटल करा देते हैं, अपना आदमी है, बीच का बात कर लेते। उसके बाद ना जाने की बारी आती थी तो मना कर देते थे, बात को मतलब घुमा देते थे। और दूसरी बात स्टेटमेंट वाली बात है, जैसे उनकी मिसेस अभी मैं देखा हूँ मीडिया में मेरा वो डाली है पोस्ट, मैंने बात किया, मैंने जैसे मैं हूँ क्षत्रिय राजपूत हूँ, मैंने अपने समाज को ये बोला कि जो अपराध करता है वो ना धर्म का होता है ना समाज का होता है, अपराधी करने वाला अपराध होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बोला। तो ये चीज़ बोला, अब जैसे राज से खाओ दाग के वो कमेंट करे तो मैंने यही अब बोला कि जैसे तुम सबके लिए खड़े हो ऐसे मैं भी क्षत्रिय समाज को, मेरे लिए भी खड़े हो, मेरे लिए भी अब वो लीजिए स्टैंडर्ड, यही चीज़ मैंने बोला। अब वो चीज़ बोलने के कारण इनके पास कुछ बात हुई फिर इस सवाल पर करनी सेना के किसी सदस्य से, किसी से कुछ नहीं बात हुई, उल्टा मतलब क्योंकि राज शेखावत तो सीधे समर्थन में खड़े हैं और बकायदा धमकी दे रहे हैं कि हम आएंगे वो तो रायपुर में और उसके बताइए बाद सब कुछ प्राइम करेंगे। मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उनको हमें तो ये बात समझ में नहीं गृह आ रही। मंत्री जी को धमकी दे देते हैं, पुलिस वाले को तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। नॉर्मल हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा कि राज शेखावत जी उनको इस तरीके से सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और इसको एक जात पात के ट्रम्प कार्ड क्यों खेल रहे हैं। अपराध हुआ है, आप अगर हकीकत को जानना चाहते हैं और अगर आप सही मायने में कोई समाज सेवी है और भला चाहते हैं समाज करने, तो आप आइए और पीड़ित पक्षकार से भी मिलिए और सारी चीज़ को जानने का प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि हाँ मुझे, और उससे आपका नाम ऊंचा होगा। जब आप हमको हमारा सारे प्रॉब्लम को समझने के बाद उनके खिलाफ बोलेंगे तो इससे आपके नाम काफ़ी ऊंचा कि देखिए ये इसी समाज के एक प्रधान है और वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। उल्टा आप जो है उन लोग के अपराध को जानते हुए भी, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि उनका क्या इसमें उद्देश्य है। अच्छा, अब आप चूंकि 5 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे कई सारे लोग जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर प्रताड़ित रहे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। क्या आप सब लोगों ने आपस में बातचीत हो रही है कि कैसे अब आगे बढ़ना है, क्या करना है, कुछ बात होती है आपकी? नहीं, अभी तो सर पहली बार मिले हैं आज। अभी सर तो हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं तोमर पीड़ित संघ करके, क्योंकि अब जब आगे बढ़ गए तो हम सभी लोग ये डिसाइड किए अब हम पीछे नहीं हटेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे आगे आने से जो बाकी पीड़ित लोग हैं वो भी हिम्मत जुटाए
और किसी और के साथ अन्याय ना हो पाए। इसमें शासन- और हम शासन प्रशासन से भी ये निवेदन करेंगे कि उनको तो सजा हो ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने गलती किया है, उन्होंने अपराध, बहुत संगीन अपराध किए, लेकिन हमको जो नुकसान हुआ है उनके प्रॉपर्टी से कुर्की करके वो भरपाई हमें शासन करे, तभी बाकी लोग भी आगे आ पाएंगे। तभी आगे जाके कोई अपराधी इस तरीके का अपराध करने के पहले 1000 बार सोचेगा कि अगर ऐसा अपराध किए तो वो उसकी वसूली हमारे ही प्रॉपर्टी से करवाया जाएगा। अपराधी तो वाकई में सोचे, अपराधी को सोचना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई है नहीं, इतना तो कम से कम सबको भरोसा करना चाहिए। आप अपने जैसे तमाम और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो भी आप में से संदेश देना चाहे कि आगे से कभी इसी तरह के ट्रैप में या ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें, अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें? अगर आप लोग बता सकें अपने अनुभव। देखिए, मैं तो इसमें ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होता है, ना तकलीफ़, ना सुख, ना दुख। तो अगर दुख होता है तो पेशेंस रखिए, और अगर सुख आता है तो बहक मत जाइए। अगर आपके ऊपर मुसीबत आए तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तब भी आप 100 बार सोचिए। जो आज हम लोग भुगते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई और भुगते ये चीज़, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से हम लोग तो फिर भी संभल गए। जरूरी नहीं है कि हर कोई संभल जाए। और जैसे भाई साहब ने बोला, हरीश जी ने वाकई में हरीश बहुत, जी ये आपने कहा भी चूंकि ये वाकई में अगर दिल वो दहलाने वाला सुसाइड है। कर लेते तो आज उसकी फैमिली की क्या हालत होता। क्योंकि ये तो पैसा वसूली करता ही, मगर आज जैसे मैं हूँ, मैं सामने फेस तो कर रहा हूँ, ये मेरे बच्चों से कैसे वसूली करता, मेरी बीवी को कैसे वसूली करता, मेरी माँ को, मतलब मैं तो सोच के घबराता हूँ भाई कि मैं था, इसलिए मैंने सामने खड़े होकर मैंने फेस करना सीखा कि जो है अब फेस करेंगे इसको। अपने को तो बर्बाद इसने कर ही दिया, अब हम इसे बर्बाद करेंगे। तो ऐसे ही मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे और जो पीड़ित व्यक्ति भी हैं वो सभी लोग सामने आइए, क्योंकि अपनी ताकत जब तक अपन नहीं दिखाएंगे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और भी जो पीड़ित है आप सभी सामने आइए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं राजपूत जी? मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई डरने की बात नहीं है। शासन प्रशासन पुलिस सब आपके साथ है। आज डर उन लोग रहा है, आज हम लोग अपनी जगह गलत रहते तो आज हम यहाँ नहीं रहते। आज हम अपनी जगह सही हैं, इसी के लिए हम यहाँ आके बैठ के और मीडिया के सामने जवाब सवाल कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। आज डर उन लोग रहे, इसी के लिए अभी तक सामने नहीं आया। एक जन भाई मतलब यहाँ से गायब है, उसका पता ही नहीं है। एक भाई पकड़ा है ग्वालियर से। आज उन लोग को डर नहीं होता तो उन लोग कैसे होते हैं? आज हम लोग इतना डर था, ये था, धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उसके बाद हम लोग अभी सामने आ रहे हैं। तो भाई मेरे को भी सबको ये बोलना है कि डरो मत, आखिर डर के जिए, घुट के जिए। मरना तो एक दिन इंसान को सबको है, तो इससे अच्छा किसी को मार के मरो, ज़्यादा अच्छा है। जब कोई गलत किया तुम्हारे साथ तो तुम भी उसके साथ गलत दो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलत का साथ जो देता है वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। इसलिए प्लीज़ समाज को मत लाओ बीच में, किसी को बीच में मत लाओ। जो गलत है उसके लिए अपना स्टैंडर्ड लो, गलत का साथ दोगे तो सब सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमने चर्चा की, इस चर्चा में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आती है। उस 3 बात में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पाप का अंत जो है वो ज़रूर होता है। पाप का घड़ा एक दिन एक ज़रूर भरता है, अति का अंत ज़रूर होता है। आप चाहे कितने अपराध कर लीजिए, लेकिन कानून से आगे आप नहीं निकल सकते। वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर इसके उदाहरण हैं। रोहित तोमर अभी ज़रूर फरार है, लेकिन कब तक फरार रहेगा ये किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रताड़ित हुए हैं, आपको पीड़ित किया गया है, आप इस तरह से उनके जुल्मों के शिकार हुए हैं, तो हिम्मत बढ़ाइए, सामने आइए, पुलिस के सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। हो सकता है कि आपको इस आगे मदद मिले। और तीसरी बात जो निकल के सामने आती है, तमाम उन लोगों, हम जैसे लोगों के लिए ये एक तरह से नज़ीर है, एक तरह का उदाहरण है कि आप ऐसे किसी भी लोगों के चंगुल में ना आएँ, ऐसे किसी भी लोगों के बहकावे में ना आए। आप बैंकों पर भरोसा करें। आप जितने अलग अलग एजेंसियां हैं, जो रजिस्टर्ड एजेंसियां हैं, सीबी के ज़रिए या आरबीआई के ज़रिए, उसके पास जाएं अगर आपको पैसों की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के चक्कर में कतई ना आए, वरना आपका पूरा जीवन, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।